Hello students, welcome to the first lecture of Place of Supply for GST for CA Intermediate. आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4 इन द स्टडी मटेरियल। प्लेस ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है वो पहले फाइनल में हुआ करता था। मेरा टाइम था May 24 का, और May 24 के टाइम से पहले जो हमारी ओल्ड स्कीम थी उसमें ये चैप्टर फाइनल में था। फिर उसे फाइनल से शिफ्ट करके इंटरमीडिएट में लाया गया। वैसे देखा जाए तो समझने में काफ़ी आसान चैप्टर है, लेंदी है चैप्टर। इट रेंजेस लाइक अप टू 80 to 85 पेजेस, उस रेंज में ये इसके पेजेस हैं। बट समझने के वाइज काफ़ी आसान बन जाता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, आप हैव टू बी वेरी श्योर कि प्लेस ऑफ सप्लाई हम गुड्स की डिटरमाइन करें या फिर सर्विसेज की डिटरमाइन करें। ठीक है, सर्विसेज के केस में और ज़्यादा है, मतलब और ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्विस, उसमें चीज़ें एक्सपैंड होती जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में हम मेनली दो सेक्शंस देखेंगे। सेक्शन 10 दैट इज़ फॉर गुड्स एंड सेक्शन 12 दैट इज़ फॉर सर्विसेज। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ मिसलेनियस सेक्शंस भी हैं, वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस चैप्टर विल अगेन टेक 4 to 5 पार्ट्स। ठीक है, तो आप बने रहना साथ में, जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। कुछ टाइम से मैं नहीं कर पा रहा था वो, बट नाउ आई विल ट्राई कि आई स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ऑन ब्रिंगिंग लेक्चर्स फॉर यू। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें देयर टू सेक्शंस, वन इज सेक्शन 10 एंड वन इज सेक्शन 12। सेक्शन 10 क्या बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो जो गुड्स इंडिया में सप्लाई हुए एक्सेप्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको उससे डील करेगा सेक्शन 10। एंड सेक्शन 12 क्या कहता है सर? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। यहाँ पे सिर्फ सप्लाई सर्विसेज की बात हो रही है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। ऊपर जब देखा हमने सेक्शन 10, वहाँ पे बात हो रही थी गुड्स की, और यहाँ बात हो रही है सर्विसेज की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दैट इज वेयर द प्लेस वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, वहाँ पे टैक्स लेवी होता है rather than द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन हो रही है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो जगह को हम माने जाएंगे दैट विल बी द डेस्टिनेशन, एंड वहाँ पे जीएसटी लगेगा। नॉट वेयर द प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे नहीं। जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ पे कंज्यूम हो रही है चीज़, वहाँ पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, ओके। अब सर, हम प्लेस ऑफ सप्लाई को असर्टेन क्यों करते हैं? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एवरी ट्रांजेक्शन? बिकॉज वी हैव टू सी वेदर इट इज़ अ इंट्रास्टेट और अ इंटरस्टेट सप्लाई। या तो स्टेट के अंदर उसी स्टेट में होता है सप्लाई, या फिर दो अलग स्टेट्स में ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दीज टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन whether a supply is subject to SGST, UTGST plus CGST in a given state or union territory, or else it would attract IGST if it is an interstate supply. अगर एक ही स्टेट में हो रहा है फिर आपको लगेगा CGST, SGST और UTGST, लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है उस केस में आपको लगेगा IGST। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपने रॉन्गली क्लासीफाई कर दिया तो किसी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखो नीचे वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई अभी। इफ एन इंटरस्टेट transaction is wrongly treated as interstate or vice versa and tax paid accordingly, the correct tax will be required to be paid and refund to be claimed for tax wrongly paid. ठीक है,
मान लो मेरी ट्रांजैक्शन थी इंटरस्टेट, ठीक है, उस पे मेरे को पे करना था IGST ऑफ 3000, ठीक है, IGST ऑफ 3000 मुझे पे करना था, मेरी इंटरस्टेट सप्लाई थी। रॉन्गली, ये करेक्ट है, ठीक है, रॉन्गली मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया इंट्रा स्टेट में। गलती से किया मैंने, ये गलत है। इसके दो हिस्से होंगे अब, CGST एंड SGST, ठीक है। इसको मिलेगा 1500, इसको मिलेगा 1500, ये वाला जाएगा सेंटर के पास, ये जाएगा मेरी स्टेट के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट को, वैसे स्टेट को पैसे नहीं मिलने वाले थे डायरेक्टली, ठीक है, 1500 से ज़्यादा मिल गए, और सेंटर को मिलने चाहिए थे 3000, उनको मिल गए सिर्फ 1500, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है रेवेन्यू का CG को, और रेवेन्यू ज़्यादा किसको मिल गया, SGST को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सेंटर को, और फिर मैं SGST से रिफंड लूंगा 1500 रुपीज़ का, जो मैंने ज़्यादा उनको गलती से पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें एक साथ हुई हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1500 जब आप पे करोगे सेंटर को, ऐसा नहीं है। नो इंटरेस्ट इज लेविड इन सच अ केस, लेकिन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आपको 1500 वापस पे करने पड़ेंगे, पता नहीं रिफंड कब मिलेगा, बहुत चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द सप्लाई इज कंज्यूम्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब गुड्स जो हैं, गुड्स के केस में कोई दिक्कत नहीं होती प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में, बिकॉज जहाँ पे वो कंज्यूम हुए बस वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सर्विसेज क्योंकि इंटेंजिबल होती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी बनेगी, क्योंकि हमें मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है उसको आराम से आप ऑल्टर कर सकते हो। मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, जैसे टेलीकॉम सर्विस है, पोस्ट पेड से प्रीपेड हो गया, बिलिंग एड्रेस चेंज हो गया, ऑन साइट से ऑनलाइन हो गई आपकी सर्विस, ठीक है। बैंकिंग सर्विस में पहले कस्टमर बैंक जाते थे, अब कस्टमर कहीं से भी ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। मान लो आपका मान लो आपकी जो ब्रांच है वो गुरुग्राम में है, आप दिल्ली रहते हो, पहले आप गुरुग्राम जाते थे और सर्विस लेते थे, तो वहाँ पे इजीली पता लग जाता था कि ओके गुरुग्राम में सर्विस ली है, तो दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अब आप दिल्ली में घर बैठे सर्विस ले रहे हो ऑनलाइन बैंक से, तो यहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली आ रही है, बैंक गुड़गांव में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, इसकी सर्विस दिल्ली पे ली जा रही है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये दिक्कत होती है सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस में क्या है, गुड्स के केस में दिल्ली से गुड़गांव गुड्स आए और वहीं कंज्यूम हुए, तो गुड़गांव बन गया प्लेस, हरियाणा में बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। या गुड़गांव से अगर दिल्ली गुड्स गए, दिल्ली में कंजम्पशन हो गई, दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स के केस में वेरी क्लियर, दिक्कत कहाँ आती है, सर्विस के केस में, ठीक है। कभी कभी सर्विस का प्रोवाइडर, रिसीवर and the service provider may not be ascertainable or may easily be suppressed as nothing tangible moves and there would be hardly any trade। मान लो सर्विस प्रोवाइड हुई है लेकिन उसको सप्रेस कर दिया, हमने रिकॉर्ड से निकाल दिया। अब रिकॉर्ड सर्विस का तो रिकॉर्ड ही होता है, टेंजिबल चीज़ नहीं है ना, इनटेंजिबल है। ऐसा तो है नहीं कि मूवमेंट हो रही है कोई सर्विस की, ऐसा नहीं है, वो तो इनटेंजिबल चीज़ है। तो इसलिए उसको बहुत ईजिली आप मिटा सकते हो, यू कैन रिमूव द ट्रेसेस ऑफ द सर्विसेज, इसलिए उसको बहुत दिक्कत आती है सर्चन करने में, ठीक है। ओके, अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, समटाइम द सेम एलिमेंट में फ्लो टू मोर देन वन लोकेशन। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है रेलवे ब्रिज की, तो हो सकता है कि रेलवे ब्रिज जो है वो एक स्टेट में स्टार्ट हो रहा है और दूसरे स्टेट में खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर दो स्टेट आ गए इन्वॉल्व, अब प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी बन जाएगी,
ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि जहाँ ब्रिज खत्म होता है वो, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रिज के दोनों एंड अलग अलग स्टेट में हैं। ब्रिज के दोनों एंड्स अलग अलग स्टेट में हैं, और अगर एंड हो भी ना अलग स्टेट में, अगर मान लो एक ही स्टेट में दोनों एंड्स हैं, लेकिन वो ब्रिज बीच में से किसी दूसरे स्टेट में भी पहुंच में है, तो वो स्टेट कहेगा कि यहाँ तो मेरे स्टेट में भी आ रहा है ब्रिज, मुझे भी रेवेन्यू चाहिए इसका। यहाँ पे प्लेस ऑफ लाइक वापस कंफ्यूजन है। ठीक है, ओके। कॉपीराइट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म कुड बी असाइन्ड फॉर मेनी स्टेट्स इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक मूवी पे आपने, एक मूवी है उसके आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, ठीक है। अब वो आप अब वो एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। मान लो किसी मूवी की मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई, और वो एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले लोग दिल्ली में भी रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, ठीक है। अब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानूँ, मेरे को पता ही नहीं है। ठीक है, ये सब है। मेट्रोज हैं, जैसे न्यू दिल्ली मेट्रो जो है कार इशू करती है, वो नोएडा का बंदा भी यूज़ कर सकता है, दिल्ली या फरीदाबाद का बंदा भी यूज़ कर सकता है, विदाउट दिल्ली मेट्रो बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश द लोकेशन जर्नी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी पंगा पड़ गया फिर। तो ये दिक्कतें बहुत हैं। ये दिक्कतें कहाँ आती हैं? फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए? एक तो है लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में। जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पे ये एक्टिविटी या कहाँ पे परफॉर्म हो रही है सर्विस मेरी। ठीक है, कहाँ पे कंज्यूम हो रही है सर्विस, एंड द प्लेस और पर्सन टू विच और होम द एक्चुअल बेनिफिट फ्लोज। एक्चुअल बेनिफिट जो है उसका किसके पास, कौन रिसीव कर रहा है उसका बेनिफिट, बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है उसका, वो है। ठीक है, चलो। ये देखते हैं, separate rules for determining place of supply in respect of B2B and B2C transaction। B2B मतलब आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सप्लाई करते हो, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस से उसके एंड कंज्यूमर तक जो है चीज़ सेल हो रही है, राइट। अब B2B जो केस है, B2B के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका रूल, उसके अलग रूल्स हैं, देखते हैं। In respect of B2B transactions, the supply is made by a registered person to another registered person, and the taxes paid are taken as credit by the recipient। बिल्कुल, जब आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो, उसमें जितना जीएसटी बनता है उसका आप आईटीसी क्लेम करते हो। ठीक है, इससे ऐसी ट्रांजैक्शन तो बस चली जाती हैं, क्रेडिट, आपने टैक्स पे किया, आईटीसी ले लिया, खत्म बात। ठीक है, तो जीएसटी collected on B2B supplies effectively create a liability for the government and asset for the recipient। liability for the government why? क्योंकि गवर्नमेंट को क्रेडिट आईटीसी देना पड़ेगा उसका, और एसेट फॉर द रेसिपिएंट को, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, आईटीसी क्रेडिट मिलेगा उसको, इसीलिए उसका बन जाता है एसेट। ठीक है, इसीलिए फॉर B2B ट्रांजेक्शन्स लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट टेक्स केयर इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस एज फर्दर क्रेडिट इज टू बी टेकन बाय रेसिपिएंट। ठीक है, एंड द रेसिपिएंट यूजुअली फर्दर सप्लाइज टू अनदर कस्टमर। तो इसलिए B2B ट्रांजेक्शन में जो रेसिपिएंट की लोकेशन है, मोस्ट केसेस में उसी को माना जाता है कि ये मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। ठीक है, द सप्लाई इज कंज्यूम्ड ओनली व्हेन अ B2B ट्रांजेक्शन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू B2C ट्रांजेक्शन। अब B2C के केस में देखें सर क्या है। इन रिस्पेक्ट ऑफ B2C transactions, the supply is made to an unregistered person who consumes the same and taxes paid actually reach the government। अब जहाँ पे मेरा कस्टमर मेरे को जीएसटी पे करता है मेरे प्रोडक्ट पे, वो मैं जमा करवाता हूँ टू द गवर्नमेंट। उसका आईटीसी कस्टमर्स का आईटीसी नहीं ले सकता क्योंकि कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, B2C सेल है ये। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी कस्टमर पे करेगा अपने फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसमें जीएसटी का कंपोनेंट भी होगा, और वो जीएसटी का जो कंपोनेंट होगा वो मैं रिसीव करूँगा एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेस, और मैं वो अमाउंट को अपनी रिटर्न में फाइल करते टाइम पे ऑफ भी कर दूँ। इतना क्लियर है?
ओके, यहाँ पे भी ये लिखा है इस डायग्राम में। चलो, प्रोविजंस फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, यहाँ पे सीजीएसटी आईजीएसटी नहीं, आईजीएसटी एक्ट है। The section 10 to 14 prescribes both general and specific rules to determine place of supply of goods and services in various circumstances. ठीक है। At the intermediate level, our discussion will be restricted to the provisions relating to place of supply of goods and service in domestic transactions. यहाँ पे import export की बात नहीं होने वाली है intermediate level पे, वो आपका फाइनल में लेवल फाइनल के लेवल में आ जाएगा। एट द इंटरमीडिएट लेवल हम बात करेंगे सिर्फ जो सप्लाई विद इन इंडिया हो रहा है, विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, और दैट इज सेक्शन 10 एंड 12 जो हमने ऊपर बात कर दी थी इसकी। ठीक, चलो, डेफिनेशंस अभी के लिए हम स्किप करेंगे, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। अगर हमें नीड लगेगी हम वापस आएंगे टू द डेफिनेशंस एंड विल श्योरली हैव अ लुक एट दैट। ओके, चलो, यस, चलो बच्चा, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई of goods other than supply of goods imported into or exported from India, and this is section 10। ठीक है, ये है गुड्स का जो हमने ऊपर बात करी थी, नाम हमने पढ़ लिया था पहले इसका। गुड्स, गुड्स की सप्लाई हो रही है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलो, सेक्शन 10, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1। The place of supply of goods other than supply of goods imported into or exported from India shall be as under. Section 10, subsection 1, clause A. Where the supply involves movement of goods, whether by the supplier or the recipient or by any other person. Bas. Where the supply involves movement of goods by the supplier or recipient or by any other person. The place of supply of such goods shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to receipt। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मान लो दिल्ली से मेरे गुड्स बॉम्बे आ रहे हैं, दिल्ली से गुड्स मेरे बॉम्बे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट तो होएगी, तभी तो गुड्स आएंगे, मेरे ट्रक से आएंगे या जैसे भी आएंगे, गुड्स की मूवमेंट होगी यहाँ पे। अब मान लो सप्लायर ने शिप कर दिया, ठीक है, सप्लायर ने मूवमेंट कॉज करी गुड्स की। यस, अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट कब होगा? जब बॉम्बे पहुंचेगा सामान। ठीक है, जब बॉम्बे सामान पहुंचेगा तब ही मूवमेंट टर्मिनेट होगी। ठीक है, फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट है मुंबई में, बॉम्बे में, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्लॉज बी। When the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person, whether acting as agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person. Okay. देखो,
आई ऑर्डर गुड्स टू पंजाब फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मेरा जो सप्लायर है, सप्लायर दिल्ली में है, मैं रेसिपिएंट हूँ, आई एम इन पंजाब। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो हरियाणा में रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो डायग्राम देखना और ध्यान से सुनना। सप्लायर ने गुड्स भेजे हैं, ठीक है ना, सप्लायर ने मुझे दिल्ली से गुड्स भेजे हैं पंजाब तक। मैंने कहा, मैंने सप्लायर को कहा कि मेरे को ना भेज के गुड्स मेरे फ्रेंड को भेज दो इन हरियाणा। ठीक है, मेरे को ना भेज के गुड्स मेरे फ्रेंड को भेज दो इन हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सप्लायर ने डिस्पैच कर दिया था, मैं तो लोकेटेड हूँ पंजाब में, पर मैंने कहा उसको कि नहीं नहीं, मेरे को गुड्स मत भेजो पंजाब में, गुड्स भेज दो हरियाणा में। ठीक है, मेरे दोस्त को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस क्या लिखा है, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अब रेसिपिएंट यहाँ बन जाएगा मेरा फ्रेंड, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, और मैं बन जाऊँगा थर्ड पर्सन। मैंने मेरे डायरेक्शन पे मैंने उसे कहा कि गुड्स भेज दो हरियाणा में। ठीक है, वेदर एक्टिंग एज एजेंट और अदरवाइज, मैं एज द फ्रेंड एक्ट कर रहा हूँ उसमें। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट जैसे रास्ते में था मैंने उस टाइम पे बोल दिया उसको। आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और अदरवाइज, वैसे ही मैंने वैसे ही भेजा है। अदरवाइज मैं ओनरशिप भी ट्रांसफर करके फिर भेज सकता था। ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ, बट मैं अदरवाइज भी भेज सकता हूँ। इट शैल बी डीम्ड that the said third person has received the goods, that the said third person has received the goods। ठीक है, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। थर्ड पर्सन मैं था यहाँ पे, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है दैट विल बी बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मेरी डायरेक्शन पे किसी और ने रिसीव किया। समझ रहे बात, तो मैंने डायरेक्शन दी थी, मेरी डायरेक्शन पे हुआ है, तो मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि आई एम थर्ड पर्सन हियर। समझ गए, ओके। सॉरी सॉरी, यस, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्लॉज सी, where the supply does not involve movement of goods, जहाँ पे goods की movement नहीं हो रही, whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery to recipient। तो जहाँ पे goods की movement नहीं हो रही, बिल्कुल स्टेशनरी है goods, वहाँ पे जब वो goods डिलीवर किए जाएंगे तो वो लोकेशन मानी जाएगी रेसिपिएंट, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के केस में देयर इज नो मूवमेंट, राइट। प्रॉपर्टी के केस में देयर इज नो मूवमेंट, तो आप घर कैसे आप हिला के कहीं डिलीवर करवाओगे ना, घर दैट इज फिक्स्ड एसेट है ना, वो तो इमूवेबल एसेट है, तो उसे आप मूव नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई जब आपने कीज हैंड ओवर कर दी बायर को, तो माना जाएगा कि डिलीवरी हो चुकी है, एंड दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये है इन केस ऑफ इमूवेबल गुड्स। ठीक है, इमूवेबल भी हो सकता है या फिर कोई भी मूवेबल चीज़ भी है लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है बस।
बात ये है कि चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, फिक्स्ड हो या कुछ भी हो, वो चीज़ जहाँ पे उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, जहाँ पे उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस केस में जिस लोकेशन पे वो डिलीवर किया जाएगा टू द रेसिपिएंट, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो। क्लॉज सी ए, whether supply of goods is made to a person other than registered person, place of supply shall, notwithstanding anything contrary contained in clause A or C, be the location as per the address of said person recorded in the invoice issued in respect of said supply, and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice. ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं इसको ब्रेक करके। Where the supply of goods is made to person other than registered person, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है। ओके, अब जैसे आप मान लो कोई शॉप है, शॉप में शॉपकीपर ने सप्लाई कर दी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन वो इनवॉइस काटते हैं, उसका बिल काटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो पर्सन था जिसने खरीदा, जो बायर था, उसने इनवॉइस पे अपना एड्रेस लिखवा दिया। अब एड्रेस उसका पड़ गया दूसरे स्टेट में, मान लो दिल्ली में शॉप है और जो बायर है वो गुड़गांव में रहता है, तो स्टेट पड़ गया हरियाणा यहाँ पे। ठीक है, सही है बात। अब इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो वो जो उसने एड्रेस लिखवाया, उसकी जो स्टेट है वहाँ, वो माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। और जहाँ पे हमने, जिस केस में बायर ने अपना एड्रेस नहीं लिखवाया, उस केस में जो शॉपकीपर है, शॉप है, वो जिस स्टेट में है उसे माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये दो केस बनते हैं यहाँ पे। एक तो है कि एड्रेस रिकॉर्डेड, ठीक है, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा है एड्रेस नॉट रिकॉर्डेड, हैंड राइटिंग इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे शॉप्स लोकेशन, मेरे एग्जांपल में शॉप है, इट कैन बी एनी बिजनेस। ठीक है, मेरे एग्जांपल में शॉप है। चलो, क्लॉज नंबर डी, where the goods are assembled or installed at site, the place of supply shall be the place of such installation or assembly। ठीक है, this can be for any machine or it can be for electronic items जिसमें असेंबलिंग लगती है। ठीक है, उस केस में जहाँ पे वो चीज़ इंस्टॉल हो रही है या असेंबल हो रही है, उस लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लॉज ई, where the goods are supplied on board a conveyance, including a vessel, aircraft, train, or motor vehicle, place of supply shall be location at which goods are taken on board। अच्छा, ये देखो, जब मान लो कोई गुड्स हैं जो फ्लाइट से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्लाइट। तो जहाँ पे वो गुड्स को ऑन बोर्ड किया गया, जहाँ पे वो गुड्स को ऑन बोर्ड किया गया, उस लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल, मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से बेंगलोर की, बीच में स्टॉप आता है कोई। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट है, तो बीच में हमने नागपुर में स्टॉप ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो गुड्स हैं वो दिल्ली से बोर्ड हुए। अगर तो दिल्ली से बोर्ड हुए तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर नागपुर से अगर बोर्ड हुए तो नागपुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट इज महाराष्ट्र स्टेट में आता है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहाँ पे वो गुड्स ऑन बोर्ड हुआ वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ
सप्लाई थ्रू अ कन्वेयंस। ठीक है, ये बात है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड, दिस इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 खत्म हो गया, सबसेक्शन 2 ये कहता है वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे वो कि जिन गुड्स का डिटरमाइन नहीं किया जाता प्लेस ऑफ सप्लाई, उन्हें रूल्स बताएंगे कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे उन केसेस में। ठीक है ना। हमारा सेक्शन 10 का बेड एक्ट यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, ऊपर से रिकैप लेते हैं एक छोटा सा। हमारे सब सेक्शन 1 में हमने एक क्लॉज ए में हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि जहाँ पे तो मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे जिस जगह मूवमेंट उसकी टर्मिनेट होती है फॉर डिलीवरी, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है। क्लॉज बी में हमने देखा कि जहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे, हु इज एक्टिंग एज एजेंट और अदरवाइज, वहाँ पे जो मूवमेंट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो उस केस में ऐसा माना जाएगा कि said third person has received the goods and place of supply shall be the principal place of business of such person। किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे अगर आप डिलीवरी करवा रहे हो तो उस थर्ड पर्सन की जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। क्लॉज सी ने हमें ये बताया कि जिन गुड्स की मूवमेंट ही नहीं होती, उस केस में जब हम रेसिपिएंट को डिलीवरी देते हैं तो वो लोकेशन कौन सी है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया जिसमें मूवमेंट ही नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब अनरजिस्टर्ड को गुड सप्लाई हो रहे हैं, और अगर वो इनवॉइस पे अपना एड्रेस लिखवा रहा है तो वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन जहाँ पे बायर ने एड्रेस नहीं लिखवाया, तो जहाँ पे वो बिजनेस लोकेटेड है उस बिजनेस के एड्रेस को हम माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे एग्जांपल में शॉप था तो शॉप की लोकेशन को माना गया था प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। चलो, क्लॉज डी ने हमें ये बताया कि जहाँ पे गुड्स असेंबल होते हैं या इंस्टॉल होते हैं एट साइट, उसी जगह को मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। क्लॉज ई ने ये बताया कि जहाँ पे गुड्स सप्लाई होते हैं ऑन बोर्ड कन्वेयंस, जैसे एयरक्राफ्ट, वेसल, ट्रेन, मोटर व्हीकल, तो जिस जगह पे गुड्स ऑन बोर्ड किए गए वो जगह हमारी बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। सब सेक्शन 2 आया, उसने बस इतना बोला कि जहाँ पे डिटरमाइन नहीं हो पाता प्लेस ऑफ सप्लाई, वहाँ पे इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब से हम निकालेंगे। तो रूल्स में बेसिकली प्रिस्क्राइब करेंगे वो कि कैसे आपको डिटरमाइन करनी है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये था हमारा सेक्शन 10 का बेल एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट हो गया इसका। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो बात हुई, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। बब्बन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक, महाराष्ट्र सेल्स 10 रेफ्रिजरेटर्स टू छगन प्राइवेट लिमिटेड। तो बब्बन ने छगन को 10 रेफ्रिजरेटर्स सेल किए। ठीक है, फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन। अब छगन की प्लेस ऑफ बिजनेस है पुणे, लेकिन ये ध्यान रखना महाराष्ट्र भी, सॉरी नासिक भी महाराष्ट्र में है और पुणे भी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट तो एक ही है, महाराष्ट्र से निकल के महाराष्ट्र में ही पहुँच रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे इन महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे सिटी का आप ध्यान देख लो। वैसे स्टेट का ही मेन होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सिटी का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली पुणे जो है बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बब्बन जो है, अब देखो सेकंड पार्ट देखो, नासिक के बब्बन ने 20 फ्रिज भेजे ढक्कन को, जो अहमदाबाद गुजरात में है। अब यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। अब कंजम्पशन कहाँ हो रही है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात, गुजरात बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। खत्म बात। चलो, अब आपको याद है जो थर्ड पर्सन की बात कर रही थी हमने बी वाले क्लॉज में, उसे कहते हैं बिल टू शिप टू, या बिल टू शिप टू मॉडल होता है ये, जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शंस पे जब आप भेजते हो उसे बिल टू शिप टू मॉडल कहते हैं। ठीक है,
ओके, ये देखो वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सप्लाई सप्लाई टू थर्ड पर्सन। अब सप्लायर ए है दिल्ली में, ठीक है। अब एक थर्ड पर्सन बी है हरियाणा का, हरियाणा के पर्सन ने इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई आप दिल्ली में ही डिलीवरी कर दो रिसिपिएंट सी को। सप्लायर ए ने इनवॉइस काटा बी के नाम का, लेकिन डिलीवरी डिलीवरी बी ने बोली कि आप सी को कर दो जो दिल्ली में बेस्ड है, ठीक है। लेकिन हम इस केस में डीम कर लेंगे कि डीम टू रिसीव बाय बी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी, दैट जो थर्ड पर्सन था, दैट इज हरियाणा। तो लगेगा उस पर आईजीएसटी, क्योंकि न्यू दिल्ली है और हरियाणा है तो आईजीएसटी लगेगा इस पर, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, बहुत सिंपल केस है। बिल टू शिप टू में बस यही ध्यान रखना है कि जिसने जो थर्ड पर्सन ने इंस्ट्रक्शन दिया भाई उसी को पकड़ लो, उसी की स्टेट को आप दे दो प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। रेसिपिएंट छोड़ो, बिल टू शिफ्ट में रेसिपिएंट नहीं देखना, आपको ये देखना कि किसके इंस्ट्रक्शन पे जा रही है चीज़ें, किसके इंस्ट्रक्शन पे चीज़ें जा रही हैं, उसको पकड़ो, उसको पे लगाओ प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर जो टैक्स बनता है वो देख लो, आईजी लगता है या सीजीएसटी लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो आपका इसका एग्जाम्पल भी हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी दे रखा है तो देख लेते हैं। सप्लाई बाय थर्ड पर्सन टू रेसिपिएंट, ठीक है। अब सप्लायर ए है, इसका ए का रोल नहीं है अभी कोई, ठीक है। अब जो है सी जो दिल्ली का था, उसने ऑर्डर प्लेस किया सप्लाई ऑफ गुड्स का बी को, बी को ऑर्डर प्लेस किया। अब बी ने इनवॉइस इशू कर दिया सी को, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो गुड्स हैं वो हरियाणा में है अभी सप्लायर ये बी के पास, वो भेजेगा दिल्ली में, दिल्ली में गुड्स कंज्यूम हो जाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी, कंज्यूम का अभी मेरे को पता नहीं है, पर डिलीवरी हो जाएगी दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या बन गया अपना, दिल्ली बन गया, क्योंकि डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है दिल्ली में, तो इसलिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया दिल्ली। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा। ओके, अब जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती गुड्स की, उसके देखो दो बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, जल्दी से कवर करते हैं। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का अपनी मशीन लीज करी 8 लाख रुपए की ग्रेविटी को, जो नोएडा यूपी में बेस्ड है। दिल्ली की कंपनी ने मशीन लीज कर दी नोएडा की कंपनी को, ठीक है। रेंट लिया 35,000, ठीक है, महीने का। 12 महीने बाद ग्रेविटी ने रिक्वेस्ट किया न्यूटन को कि मुझे मशीन बेचनी है। अच्छा, ग्रेविटी ने रिक्वेस्ट किया कि न्यूटन को कि मुझे मशीन बेच दो 5 लाख में, मुझे मुझे मशीन बेच दो, ठीक है। विच इज एग्रीड बाय न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड। In this case, there will be no movement of goods, and the same will be sold on as is various basis, ठीक है। as is various के बेसिस पे इसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। Thus, the location of machine at the time of such sale will be place of supply, that is Noida, ठीक है। क्योंकि देखो कि ना क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मशीन जो है, मशीन पहले दिल्ली से नोएडा गई, अब नोएडा में है मशीन, और वो नोएडा में रहती रहती बिक गई, नोएडा में रहती रहती मशीन बिक गई, तो यही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो नोएडा है, क्योंकि मशीन नोएडा में बैठी है, नोएडा में मशीन लगा रखी है मैंने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा नोएडा बनेगा। बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, गंगाधर है बॉम्बे का, ब्रांच खोली गुड़गांव में। गंगाधर लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, ब्रांच खोली गुड़गांव में हरियाणा। एक बिल्डिंग परचेज कर ली फॉर ऑफिस ऑन गजोधर बिल्डर्स गुड़गांव। अब ऑफिस तो बनाना था, तो बिल्डिंग चाहिए, गजोधर बिल्डर्स हैं गुड़गांव के, उनसे परचेज कर ली बिल्डिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट और एंटर किया फॉर परचेज ऑफ प्री इंस्टॉल ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर इन द बिल्डिंग, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है ना, मूवमेंट तो होनी थी, बिल्डिंग जो ऑफिस के फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं वो तो उधर ही खड़े हैं, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है बिल्डिंग, ठीक है, इसलिए बिल्डिंग पे जीएसटी लगेगा नहीं, लेकिन जो अंदर का फर्नीचर है फिक्सचर्स हैं उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब ऑफिस का फर्नीचर फिक्सचर है वो मूव तो कर नहीं रहा, वो तो बिल्डिंग में ही है, तो इसलिए उसका माना जाएगा गुड़गांव,
गुड़गांव का बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट अनरजिस्टर्ड वाला आ गया था। ठीक है, अब ये देखो, अब जब देखो जब दुकान में फिजिकली गुड्स परचेज गुड्स सेल हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब ई कॉमर्स के केस में देखते हैं, सर ई कॉमर्स के केस में क्या हो रहा है, वेयर द बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब भी आप सामान ऑर्डर करते हो ना, कहीं से अमेजोन से करते हो या कहीं से भी, फ्लिपकार्ट कहीं से भी करते हो, वो दो एड्रेस मांगते हैं। एक तो आपका बिलिंग एड्रेस मांगते हैं वो, एक आपका मांगते हैं वो बिलिंग, एक बिलिंग है, एक डिलीवरी एड्रेस है। डिलीवरी एड्रेस जहाँ पे वो सामान भेजेंगे भेजेंगे और बिलिंग एड्रेस जहाँ पे वो जहाँ का वो बिल काटेंगे। ठीक है, देखो क्या है इशू, देखो ये पहले क्या आ रही है। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन एक्स स्टेट places order on e-commerce platform for supply of mobile phone which is to be delivered at an address located in y state। अब मैं बैठा हूँ एक्स स्टेट में, ठीक है, और मैंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसकी उसकी डिलीवरी होगी दूसरे स्टेट में, वाई स्टेट में। अब मिस्टर ए वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर प्रोवाइड्स बिलिंग एड्रेस लोकेटेड इन एक्स स्टेट। बिलिंग एड्रेस मैंने अपना खुद का दे दिया। इन सच सिनेरियो what would be the place of supply of the said supply of mobile phone, whether said pertaining to billing address X or pertaining to delivery Y। अब यहाँ पे क्या, अब बिलिंग में प्लेस सप्लाई बनेगा या फिर डिलीवरी वाले स्टेट में बनेगा, ये कंफ्यूजन हो गया। क्लैरिफिकेशन, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1)(ca), place of supply of goods shall be address of delivery of goods recorded on invoice, that is state Y। डिलीवरी कहाँ पे होती है, स्टेट वाई में। ठीक है, तो ये है वेदर डिलीवरी ऑफ एड्रेस इज लोकेटेड, जहाँ पे एड्रेस लोकेटेड है वो बन गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑल्सो इन सच केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन where the billing address and delivery address are different, supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे अलग अलग स्टेट का एड्रेस डाला हुआ है, बिलिंग का अलग है, डिलीवरी का अलग है, तो सप्लायर डिलीवरी वाले एड्रेस को ही मान ले, उसको इन्वॉइस पे रिकॉर्ड कर दे। जब आपने डिलीवरी का एड्रेस ही रिकॉर्ड कर दिया इन्वॉइस पे, फिर तो प्लेस ऑफ सप्लाई का झंझट खत्म। फिर जो आपका डिलीवरी एड्रेस है वही बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। ठीक है, चलो अब ये आगे असेंबली और इंस्टॉलेशन वाला केस, ये केस आ गया, देखते हैं। धूम धूम प्राइवेट लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली परचेजेज अ मशीन फ्रॉम धूम, वो भी दिल्ली का, लेकिन इंस्टॉल करना है भाई नोएडा यूपी में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया नोएडा, जहाँ पे असेंबल, जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी वो बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। प्योर रिफाइनरीज है मुंबई के, कॉन्ट्रैक्ट दिया मोगली लिमिटेड को रांची के, जो सप्लाई मशीन विच इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल इन पावर प्लांट इन इट्स रिफाइनरी लोकेटेड इन कच्छ गुजरात। मुंबई की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया रांची की कंपनी को कि मशीन लगा दो गुजरात में। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, अब मशीन कहाँ पे लग रही है, गुजरात में, बस गुजरात बन गया प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे मशीन लग रही है, जहाँ पे असेंबल हो रही है, जहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात बन गया मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। इवन दो वो महाराष्ट्र की कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर भी मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा कच्छ, क्योंकि इंस्टॉलेशन वहाँ पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कन्वेंस वाला। मौर्य है न्यू दिल्ली का, ही बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। मौर्य ने, मौर्य मौर्य जो दिल्ली का है, उसने न्यू दिल्ली टू कोटा की ट्रेन पकड़ ली दिल्ली से। ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली इन द ट्रेन एट जयपुर। जयपुर पे, जयपुर जब स्टेशन आया जयपुर का, वो वहाँ पे उसने गुड्स को बेच दिया। लेकिन वो गुड्स उसने खरीदे कहाँ से थे, जब लाया कहाँ से था वो गुड्स को, दिल्ली से लाया था। ठीक है, वो गुड्स को दिल्ली से लाया था। तो ऑन बोर्ड वो कब हुए थे, गुड्स ऑन बोर्ड कब हुए ट्रेन में, दिल्ली में हुए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे है न्यू दिल्ली, ना कि जयपुर। ठीक है, दिल्ली है, क्योंकि ऑन बोर्ड, टेक गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, वो दिल्ली में ऑन बोर्ड हुए थे, तो इसीलिए दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। डन, इतना आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत आसान था। गुड्स का तो बहुत आसान होता है, सर्विसेज में दिक्कत आती है। गुड्स का तो बहुत आसान है, 5-6 क्लॉज हैं, बस बात खत्म। इसी में सब गुड्स कवर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए सारे, क्लियर है, चलो ओके, ठीक है।
स्टूडेंट्स अभी 45 मिनट्स हो गए लेक्चर को। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे सेक्शन 12, सर्विसेज का सेक्शन है। बेटा टाइम लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम लगेगा सेक्शन 12 में। अभी आपके लिए क्या अच्छा रहेगा कि जितना हमने गुड्स का पढ़ा है उसको एक और बार रिवाइज करो, जहाँ ज़रूरत लगे डेफिनेशन भी देख लो। मैंने डेफिनेशन स्किप करवा दी थी, मेरे को लगा नहीं था उसकी यूज़ आएगा कोई, लेकिन इफ़ यू वांट फॉर योर सेल्फ आप एक बार रीड कर सकते हो डेफिनेशंस को, ठीक है, फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज सेक्शन 10 एक बार पूरा वापस गो थ्रू करना, एग्जाम्पल्स दोबारा देखना, एनालिसिस अच्छे से पढ़ लो। आईसीए ने मेहनत करके एनालिसिस बनाई है आपके लिए, बहुत विजुअली अपीलिंग है, अच्छे से बनाई हुई है, एक बार वो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में विद सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें हम कवर करेंगे सर्विसेज का बेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स पूरे कवर करेंगे उसमें भी, जैसे आज किया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।